अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, जिसको उर्दू ज़बान के अंदर सूरत इंज़ाल कहा जाता है या आम अल्फाज के अंदर मर्दाना टाइमिंग का मसला कहा जाता है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कौन से वो पेशेंट्स हैं जिनको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम लेबल किया जाता है। क्योंकि किसी भी पेशेंट को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन लेबल करने से पहले 3 शराइत हैं जो उनको पूरा करना ज़रूरी है। अगर ये तीनों शराइत पूरी होंगी फिर ही प्रीमेच्योर इजैकुलेशन लेबल किया जाता है किसी पेशेंट को। उसमें पहली शर्त ये है कि उनकी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की टाइमिंग है, वो कम हो जाए, ठीक है? दूसरी शर्त इसके अंदर ये है कि उनको 70% या 70% से ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्सेज़ के अंदर ये प्रॉब्लम फेस करना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पेशेंट जो है हफ़्ते में 3 दफ़ा सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और उसको सिर्फ़ 1 दफ़ा ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और बाकी 2 सेक्सुअल इंटरकोर्स में उसको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती, तो फिर आप उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन लेबल नहीं कर सकते। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो शर्त है वो ये है कि उसको इस कम टाइम की वजह से एक तो पेशेंट को खुद फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस हो रहा हो और इसके साथ साथ उसका जो पार्टनर है उसको भी मेंटल स्ट्रेस हो रहा हो और उसके इस प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या कम टाइमिंग के मसले का उसका जो अज़दवाजी ताल्लुक है या रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ वो इफ़ेक्ट हो रहा हो। अगर ये तीनों शराइत पूरी होंगी फिर ही आप किसी पेशेंट को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन लेबल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कम टाइम से क्या मुराद है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कितना टाइम कम टाइम कंसीडर किया जाता है। देखें इसमें भी 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है पेशेंट्स को। एक पेशेंट्स वो होते हैं जिनको लाइफ लॉन्ग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होती है। यानी कि जब से उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स शुरू किया है तब से उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इन पेशेंट्स के अंदर जो टाइम है वो 1 मिनट या 1 मिनट से कम का टाइम जो है वो कंसीडर किया जाता है एज़ अ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन टाइम। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है पेशेंट्स की वो पेशेंट्स हैं जो शुरू में जब उन्होंने सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट की तो तब तो उनकी टाइमिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे उनकी एज बढ़ती गई, टाइम गुज़रता गया, उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या कम टाइमिंग का मसला आना शुरू हो गया। इन पेशेंट्स के अंदर जो टाइम की लिमिट है वो 3 मिनट्स या 3 मिनट से कम की रखी गई है। अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसी वजूहात हैं, क्या ऐसे कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से किसी पेशेंट को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मसला आ सकता है। तो उसके अंदर मुख्तलिफ कॉजेज़ में डिवाइड किया जाता है इसको। पहला कॉज़ जो है वो न्यूरोनल कॉजेज़ होता है यानी कि नाड़ों का मसला होता है। तो इन पेशेंट्स के अंदर ये होता है कि जो नाड़ों की सेंसिटिविटी होती है, ख़ास तौर पे ऐसी नाड़ें जो नर्व्स को सप्लाई कर रही होती हैं, उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से नर्व्स की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और वो इजैकुलेशन टाइम पेशेंट्स का कम हो जाता है। दूसरी कॉज़ आती है हार्मोनल कॉजेज़ यानी कि जिस्म के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिनकी ज़्यादती या कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। उसमें जो प्रोमिनेंट हार्मोन्स है वो थायरॉइड हार्मोन है, थायरॉइड हार्मोन की ज़्यादती की वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकती है और इसके अलावा प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जिसकी कमी की वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन किसी पेशेंट को हो सकती है। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चरल डिजीज़ होते हैं जैसे अगर किसी पेशेंट को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो उसके साथ उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाती है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि पेशेंट अपना जो तनाव है वो मेंटेन नहीं कर पाता, इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पाते जिसकी वजह से वो जल्दी-जल्दी इजैकुलेट करने की कोशिश करते हैं और सेक्सुअल एक्टिविटी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और इस वजह से उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉजेज़ हैं वो हैं साइकोलॉजिकल कॉजेज़। साइकोलॉजिकल कॉजेज़ के अंदर जनरलाइज़्ड स्ट्रेस डिसऑर्डर्स आते हैं और इसके साथ-साथ परफॉर्मेंस एंग्ज़ायटी आती है। ये कुछ ऐसे नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से पेशेंट को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होना शुरू हो जाती है और देखा ये गया है कि जो नफ्सियाती इश्यूज़ हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं इस तरह के पेशेंट्स के अंदर। बात करते हैं कि इन पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाता है या क्या टेस्ट हैं जो इन पेशेंट्स के अंदर करवाए जाते हैं। यूजुअली इन पेशेंट्स के लिए कोई ख़ास टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जब पेशेंट से हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो उसी में आप तशख़ीस कर लेते हैं कि पेशेंट को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मसला है या नहीं है। इसके अलावा एक डायग्नोस्टिक टूल होता है जिसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन डायग्नोस्टिक टूल कहते हैं। ये कुछ सवालों का परफॉर्मा होता है, ये आप पेशेंट से फिल करवा सकते हैं। ये परफॉर्मा आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, आप ऑनलाइन भी इसको डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं और आपको अंदाज़ा हो सकता है कि स्कोरिंग के हिसाब से कि आपकी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है या नहीं है और अगर है तो उसकी सीवियरिटी क्या है। इसके अलावा कुछ सिलेक्टेड केसेस के अंदर कुछ हार्मोनल प्रोफाइल्स आप करवा सकते हैं, जैसे थायराइड प्रोफाइल आप करवा सकते हैं, प्रोलैक्टिन लेवल्स करवा सकते हैं इन पेशेंट्स के अंदर। तो ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो आप इन पेशेंट्स के अंदर करवा सकते हैं, लेकिन 90% केसेस के अंदर किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती इन पेशेंट्स की तशख़ीस करने के लिए।
तो बात करते हैं कि इस बीमारी का इलाज कैसे किया जाता है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं उसके अंदर एक है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और एक है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। यानी कि नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऐसी ट्रीटमेंट है जो दवाइयों के बगैर की जाती है। तो उसके अंदर जो सबसे टॉप पे ट्रीटमेंट आती है वो साइकोथेरेपी आती है और बिहेवियरल थेरेपी आती है। साइकोथेरेपी में ये होता है कि आप काउंसलिंग सेशंस लेते हैं पेशेंट्स के और कोशिश करते हैं कि आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन सा ऐसा स्ट्रेसर है या स्ट्रेस रिलेटेड इशू है जो पेशेंट को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की तरफ लेके जा रहा है। और फिर काउंसलिंग सेशंस के साथ उन स्ट्रेसर्स को और स्ट्रेस रिलेटेड एलिमेंट्स को दूर किया जाता है। और जो बिहेवियरल थेरेपी है, बिहेवियरल थेरेपी में कुछ सेक्सुअल बिहेवियर्स जो हैं वो पेशेंट को सिखाए जाते हैं, जिसमें जो सबसे कॉमनेस्ट होता है वो स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक होते हैं। इसके अंदर किया ये जाता है कि पेशेंट को सिखाया जाता है कि जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, उस दौरान जब आपको ये लगे कि आप इजैकुलेट करने लगे हैं, तो आप पुल आउट कर लें, यानी कि आप बाहर आ जाएँ और थोड़ी देर वेट करें ताकि वो आपका जो ऑर्गेज़्म की पीक आ रही है, वो थोड़ी सेटल डाउन हो जाए और फिर दोबारा से सेक्सुअल इंटरकोर्स रिज़्यूम करें। बात करते हैं कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स कौन-सी हैं, यानी कि ऐसी ट्रीटमेंट जो दवाइयों के ज़रिए की जाती है। तो उसमें टॉप पे आती है टॉपिकल थेरेपी। टॉपिकल थेरेपी ऐसी थेरेपी है कि आप कुछ दवाइयाँ हैं जो नर्व्स के ऊपर जेल की सूरत में या स्प्रे की सूरत में लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो नर्व्स है उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है या नम हो जाता है, वो सुन्न हो जाता है। इसमें लाइडोकेन, ट्राइलोकेन ये एजेंट्स होते हैं, एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं। ये स्प्रे या जेल की फॉर्म में लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा फिर आती हैं ओरल मेडिकेशंस, यानी कि ऐसी दवाइयाँ जो खाई जा सकती हैं। उसके अंदर टॉप में आती हैं एसएसआरआईज़, जिनको सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर्स कहा जाता है। इसमें भी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो डिपॉक्सिटीन है। इसको आप ऑन डिमांड पर्पसेस में यूज़ करते हैं, यानी कि जिस दिन आपको ज़रूरत है उस दिन आप सेक्सुअल इंटरकोर्स से 30 मिनट पहले या 1 घंटा पहले इसको कंज़्यूम करते हैं और ये आपका जो इजैकुलेशन टाइम है उसको प्रोलॉन्ग कर देती है। इसके अलावा और भी एसएसआरआईज़ हैं जिसमें paroxetine आ जाती है, duloxetine आ जाते हैं, fluoxetine आ जाती हैं, ये सारी यूज़ हो सकती हैं इस पर्पसेस के लिए। इसके अलावा कुछ और ऐसी ड्रग्स हैं जैसे ट्रामाडोल है, उसको बहुत उसकी उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और स्टडीज़ में वो प्रूवन बेनिफिट है उसका। इसके अलावा जो इरेक्शन इंड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जैसे फॉस्फोडाइस्टरेस ई5 इन्हिबिटर, जिसमें सिल्डेनाफिल, टैडलाफिल, वर्डेनाफिल आती हैं, वो भी आप इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन आ जाती हैं। तो इस तरह वैरायटी ऑफ ड्रग्स हैं जो इस मकसद के लिए यूज़ की जा सकती हैं। और सबसे एंड पे आता है जो आईसीआई इंजेक्शंस होते हैं, यानी कि इंट्राकैवर्नस इंजेक्शंस। इसमें क्या किया जाता है कि नफ्स के अंदर कुछ दवाइयाँ इंजेक्शन के थ्रू डाल दी जाती हैं, जो वहाँ पे स्टे करती हैं और पेशेंट को इरेक्शन करवाती हैं। इसमें होता ये है कि ये क्योंकि आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड इरेक्शन होती है, तो ये जब पेशेंट इजैकुलेट कर जाता है या ऑर्गेज़म अचीव कर लेता है, तो उसके बाद ये इरेक्शन जाती नहीं है। इरेक्शन अपना टाइम लेती है पूरा और फिर जाती है। तो इसमें कम से कम ये होता है कि पेशेंट का आप इजैकुलेटरी टाइम तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन ये है कि उसकी इरेक्शन प्रोलॉन्ग की जा सकती है, जिसकी वजह से जो उसकी पार्टनर सैटिस्फैक्शन रेट्स हैं, उनको बेहतर किया जा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है हमारी इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हुआ होगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।